नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल रिया टून्स में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और भगवान भोलेनाथ में विश्वास रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की यह प्रेरणादायक कहानी गांव के किनारे बसे जंगल में एक चालाक नेवला रहता था। वह बहुत समझदार और तीक्ष्ण बुद्धि का था। जंगल में रहने वाले अन्य जीव उसकी चतुराई और ज्ञान के लिए उसे सम्मान देते थे। वह अक्सर जंगल के जानवरों को जीवन की सच्चाइयों के बारे में सीख देता रहता था। उसी गांव में राजू नाम का एक युवक रहता था। वह शुरू में एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन धीरे धीरे लालच ने उसकी सोच पर काबू पा लिया। वह धन कमाने के लिए कोई भी रास्ता अपनाने को तैयार था, चाहे वह कितना भी गलत क्यों न हो। राजू का एक करीबी दोस्त था, मोहन। दोनों बचपन के साथी थे और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। लेकिन समय के साथ राजू की सोच बदल गई। उसे जल्दी अमीर बनने की धुन सवार हो गई थी। मोहन का एक पुराना बगीचा था जिसमें कई कीमती जड़ी बूटियां उगती थीं। राजू को पता था कि अगर वह उस बगीचे पर कब्जा कर ले तो वह बहुत अमीर बन सकता है। नेवला जंगल में घूमते हुए अक्सर गांव की ओर चला जाता था और वहां के हालात को समझने की कोशिश करता था। उसने राजू को मोहन के बगीचे को पाने के लिए चालें चलते देखा। नेवला समझ गया कि यह लालच राजू को बर्बादी की ओर ले जा सकता है। एक दिन जब राजू अकेला बैठा कुछ सोच रहा था तो नेवला उसके पास आया और बोला, मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए अपनों को धोखा क्यों देता है? राजू चौंक गया। उसने नेवले को घूरते हुए कहा, तू ये सवाल क्यों पूछ रहा है? यह तो जीवन की सच्चाई है। अगर मैं अपना फायदा नहीं सोचूंगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? नेवला मुस्कुराया और बोला, सही कहा तुमने, लेकिन क्या तुमने यह सोचा है कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वह तुम्हें कहां ले जाएगा? राजू ने अनसुना कर दिया और अपने मन में मोहन को धोखा देने की योजना बनाने लगा। राजू ने मोहन को अपने विश्वास में लेने के लिए उससे बार बार मिलने जाना शुरू कर दिया। वह मोहन की मदद करता, उसके काम में हाथ बंटाता और धीरे धीरे उसे यह विश्वास दिलाने लगा कि वह सच्चा दोस्त है। कुछ महीनों बाद जब मोहन को अपने बगीचे के कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ी तो राजू ने चालाकी से उन्हें अपने पास रख लिया और बहाने बनाकर मोहन को टालने लगा। एक दिन जब मोहन अपने बगीचे में काम कर रहा था, राजू वहां पहुंचा और बोला, मोहन, तुमने अपने बगीचे की जमीन मेरे नाम कर दी थी, याद है? मोहन हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया। राजू ने जेब से दस्तावेज निकाले और दिखाए। मोहन को समझते देर न लगी कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसे धोखा दे चुका है। उसी समय नेवला वहां आ गया। उसने मोहन की आंखों में आंसू देखे और राजू की कुटिल मुस्कान को भी पहचाना। नेवले ने राजू से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि यह धन हमेशा तुम्हारे पास रहेगा? राजू हंसा और बोला, अब यह बगीचा मेरा हो गया है, मैं अमीर बनने वाला हूं। नेवले, तुम्हें क्या पता कि इस दुनिया में चतुराई कैसे काम करती है? नेवला मुस्कुराया और बोला, अगर चतुराई का मतलब अपनों को धोखा देना होता तो इस जंगल का हर जानवर एक दूसरे को खा जाता। लेकिन देखो, यहाँ एक नियम है, सब एक दूसरे के साथ मिलकर जीते हैं। अगर कोई अपने ही साथी को धोखा दे तो वह ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। राजू ने इस बात को मजाक में उड़ा दिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि नियति उसके लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। नेवले की बातों को राजू ने हल्के में ले लिया। उसे लगा कि यह सब बेकार की बातें हैं। उसने सोचा, अगर मैं इस दुनिया में सफल होना चाहता हूं तो मुझे चालाक बनना ही होगा। अब बगीचा राजू के कब्जे में था। उसने जल्द ही उस जमीन को एक व्यापारी को बेचने की योजना बनाई। उस व्यापारी ने सुना था कि मोहन के बगीचे में बहुत ही दुर्लभ और कीमती जड़ी बूटियां हैं जिनका उपयोग औषधि निर्माण में किया जाता है। इसलिए उसने राजू से बड़ी रकम में वह जमीन खरीदने की पेशकश की। राजू की आंखें चमक उठीं। उसे लगने लगा कि अब उसका जीवन बदल जाएगा। उसने व्यापारी से कहा, जमीन मेरी हो चुकी है, बस तुम मुझे पैसे दो और यह बगीचा तुम्हारा। व्यापारी ने सौदा पक्का करने के लिए अगले हफ्ते की तारीख तय कर दी। इधर मोहन पूरी तरह टूट चुका था। बगीचा सिर्फ एक संपत्ति नहीं था, बल्कि उसके पूर्वजों की धरोहर थी। वहां उसने अपने माता पिता को पौधे लगाते देखा था। वहीं उसने अपना बचपन बिताया था। वह जानता था कि राजू ने उसे धोखा दिया है, लेकिन उसके पास कोई प्रमाण नहीं था कि वह अपनी जमीन वापस ले सके। वह गांव के मुखिया के पास गया और अपनी व्यथा सुनाई। मुखिया ने उसकी परेशानी को समझा, लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के वह कुछ नहीं कर सकते थे। इसी बीच नेवला यह सब देख रहा था।
वह जानता था कि अगर मोहन को न्याय नहीं मिला तो जंगल और गांव के अन्य लोग भी यह समझने लगेंगे कि धोखा देना ही असली चतुराई है। नेवले ने ठान लिया कि वह राजू को सबक सिखाएगा। रात के समय जब राजू अपने घर में सो रहा था, नेवला उसके बगीचे में गया और वहां मौजूद सभी दुर्लभ जड़ी बूटियां चूहों और अपने अन्य साथियों की मदद से निकालनी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में बगीचे की सारी कीमती जड़ी बूटियां गायब हो गईं। राजू को इस बात की भनक तक नहीं लगी। जब व्यापारी अगले हफ्ते बगीचा खरीदने आया तो उसने देखा कि वहां कुछ भी खास नहीं बचा था। उसने राजू से कहा, यह बगीचा अब मेरे किसी काम का नहीं है। मैंने इसे यहाँ की दुर्लभ जड़ी बूटियों के लिए खरीदने का सोचा था, लेकिन अब तो यहाँ कुछ भी नहीं है। राजू घबरा गया। उसने बगीचे की ओर देखा और पाया कि सचमुच वहां कुछ भी नहीं बचा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। व्यापारी ने सौदा तोड़ दिया और वहां से चला गया। राजू को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि जरूर किसी ने उसके खिलाफ साजिश रची है। तभी उसकी नजर नेवले पर पड़ी, जो पास के एक पत्थर पर बैठा मुस्कुरा रहा था। राजू ने गुस्से में कहा, यह सब तेरा ही काम है ना? नेवला हंसकर बोला, मैंने कुछ नहीं किया राजू, यह सब तुम्हारी अपनी करनी का फल है। तुमने किसी को धोखा दिया और नियति ने तुम्हें धोखा दे दिया। राजू तिलमिला उठा और चिल्लाया, बकवास मत कर, मुझे मेरा बगीचा वापस चाहिए। नेवला शांति से बोला, बगीचा तो तुम्हारे पास ही है, लेकिन उसके साथ जो अच्छाई और आशीर्वाद थे वे तुमने धोखे की आग में जलाकर राख कर दिए। मोहन ने अपने जीवन भर की मेहनत से इसे सींचा था, इसलिए यह बगीचा उसके साथ था। तुमने इसे जबरदस्ती छीना, इसलिए यह तुमसे दूर चला गया। अब राजू के पास न जड़ी बूटियां थीं, न ही कोई व्यापारिक सौदा और न ही कोई दोस्त। गांव के लोग भी उससे दूर रहने लगे, क्योंकि अब वे जानते थे कि वह स्वार्थी और धोखेबाज है। मोहन अब भी दुखी था, लेकिन कम से कम उसे संतोष था कि बगीचा किसी और के हाथ नहीं गया। नेवले ने मन ही मन सोचा, यह तो अभी शुरुआत है। राजू को अब असली सबक तब मिलेगा जब वह अपनी करनी का असली परिणाम भुगतेगा। राजू अब पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। गांव में उसकी इज्जत खत्म हो गई थी। मोहन से उसने जो बगीचा छीना था वह अब बेकार हो चुका था और उसका व्यापारिक सौदा भी रद्द हो गया था। उसने सोचा, सब कुछ मेरे खिलाफ क्यों हो रहा है? क्या सच में मेरी गलती थी? लेकिन उसका अहंकार अब भी उसे सही राह पर जाने से रोक रहा था। धीरे धीरे गांव के लोग राजू से कटने लगे। पहले जो लोग उससे अच्छे संबंध रखते थे वे अब उसकी असलियत समझ चुके थे। राजू जब भी गांव में किसी से बात करने जाता तो लोग उसे टाल देते या ताने मारने लगते। एक दिन जब वह बाजार में गया तो दुकानदार ने उससे कहा, राजू, हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। तुमने अपने ही दोस्त को धोखा दिया, तो हमें कब धोखा दोगे? कोई भरोसा नहीं। यह सुनकर राजू को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने सच में कुछ गलत किया है। नेवला अब भी यह सब देख रहा था। उसने सोचा कि राजू को सही राह पर लाने के लिए उसे और भी सबक सिखाने की जरूरत है। राजू की आदत थी कि वह हर रात बगीचे के पास जाता और वहां बैठकर सोचता रहता। नेवला जानता था कि यह सबसे अच्छा समय था उसे और एक झटका देने का। एक रात जब राजू बगीचे में बैठा था तो उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन फिर आवाज तेज होने लगी। राजू, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारा अंत नजदीक है। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और डर के मारे इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। तभी अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और राजू डर के मारे चीख उठा। उसे लगा कि यह मोहन की आत्मा है जो उससे बदला लेने आई है। वह घबराकर भागने लगा और सीधा जाकर कीचड़ में गिर पड़ा। छिपकर बैठे नेवले और उसके साथियों ने यह सब देखा और मन ही मन हंसे। यह नेवले की ही चाल थी। उसने अपने कुछ जंगल के साथियों को वहां छिपाकर आवाजें निकालने के लिए कहा था। अब राजू पूरी तरह डरा हुआ रहने लगा। उसे हर समय ऐसा लगता कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने कई रातों तक चैन की नींद नहीं ली। गांव के लोग भी अब उसकी हालत देखकर तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोगों ने कहा, देखो, यह अपने ही पापों की सजा भुगत रहा है। राजू की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। उसने सोचा कि शायद यह सब मोहन की बद्दुआओं का असर है। एक दिन जब राजू बहुत ही परेशान था, नेवला फिर उसके सामने आया। इस बार राजू ने उसे गुस्से से नहीं देखा, बल्कि उम्मीद से देखा। राजू ने थके हुए स्वर में कहा, नेवले, क्या यह सच है कि मैं अपनी करनी का फल भुगत रहा हूं? नेवला मुस्कुराया और बोला, क्या अब भी तुम्हें शक है?
राजू ने सिर झुका लिया और कहा, लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरी कोई इज्जत नहीं बची। लोग मुझसे नफरत करते हैं और मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। नेवला धीरे से बोला, अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है राजू। तुमने जो किया, अगर तुम सच में अपने दिल से पछताओ और सही राह पर चलो तो शायद तुम्हें माफी मिल जाए। राजू ने लंबी सांस ली और सोचा कि क्या अब भी उसके पास सब कुछ सही करने का मौका है। राजू ने मन ही मन ठान लिया कि वह मोहन से माफी मांगेगा और जो उसने छीना था उसे वापस करने की कोशिश करेगा। अगले दिन वह हिम्मत जुटाकर मोहन के घर गया। मोहन दरवाजे पर खड़ा था और उसे देखकर थोड़ा हैरान हुआ। राजू ने सिर झुका लिया और कहा, मोहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मोहन ने गहरी सांस ली और कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। फिर उसने कहा, राजू, तुम्हारी माफी मेरे बगीचे को वापस नहीं ला सकती, लेकिन अगर तुम सच में पछता रहे हो तो तुम्हें यह साबित करना होगा। राजू ने तुरंत कहा, मैं जो भी कर सकता हूं मैं करने के लिए तैयार हूं। मोहन ने कहा, अगर तुम सच में अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो मेरे साथ इस बगीचे को फिर से हरा भरा बनाओ। राजू को यह सुनकर झटका लगा, क्योंकि उसे मेहनत करने की आदत नहीं थी, लेकिन अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। अगले कुछ हफ्तों तक राजू दिन रात बगीचे में काम करता रहा। उसने मिट्टी को ठीक किया, नए पौधे लगाए और बारिश के पानी का सही उपयोग करने के लिए नहरें बनाई। गांव वालों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि राजू, जो एक समय केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचता था, अब दिन रात मेहनत कर रहा था। धीरे धीरे लोग उसकी मदद करने के लिए आने लगे। कुछ महीनों बाद जब बगीचा फिर से हरा भरा हो गया, नेवला वहां आया और मुस्कुराते हुए राजू से पूछा, अब बताओ, तुम्हें असली खुशी किस में मिली, धोखा देने में या मेहनत करके कुछ बनाने में? राजू ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी नेवले। असली खुशी दौलत में नहीं बल्कि मेहनत और सच्चाई में है। मोहन भी मुस्कुराया और कहा, अब तुम मेरे सच्चे दोस्त बन गए हो राजू। दोस्ती धोखे से नहीं बल्कि विश्वास से बनती है। गांव वालों ने भी देखा कि राजू पूरी तरह बदल चुका था। बगीचे में हरियाली लौट आई थी। मोहन और राजू साथ मिलकर उसकी देखभाल कर रहे थे। गांव वालों ने भी देख लिया था कि राजू सच में बदल चुका है, लेकिन राजू का मन अब भी पूरी तरह शांत नहीं था। एक दिन जब वह बगीचे के एक पेड़ के नीचे बैठा था तो उसने नेवले को वहां आते देखा। राजू ने कहा, नेवले, मैं अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं। मुझे लगता है कि मेरे अंदर अब भी कोई कमी है। नेवला मुस्कुराया और बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मेहनत से ही सब ठीक हो जाएगा? नहीं राजू, जब तक तुम अपनी सोच को पूरी तरह शुद्ध नहीं करोगे तब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा। राजू ने चौंक कर पूछा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? नेवला बोला, तुमने मोहन को धोखा दिया था, अब तुम्हें दूसरों की मदद करके अपनी गलती पूरी तरह सुधारनी होगी। राजू को यह सुनकर अजीब लगा। उसने सोचा कि उसने तो बगीचा फिर से हरा भरा कर दिया, तो अब और क्या करना बाकी है? लेकिन नेवले की बातों ने उसके मन में हलचल मचा दी। उसी समय गांव में एक नई समस्या उठ खड़ी हुई। पास के जंगल में रहने वाले कुछ जंगली जानवर गांव में आकर फसलें नष्ट कर रहे थे। गांव वाले बहुत परेशान थे, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पा रहा था। राजू ने सोचा कि अगर वह इस समस्या को हल कर सके तो शायद वह अपनी आत्मा को पूरी तरह से शांत कर सके। राजू ने गांव के मुखिया से जाकर कहा, मुखिया जी, मुझे इस समस्या को हल करने का एक तरीका मिला है। मुखिया ने पूछा, कैसा तरीका? राजू ने समझाया, अगर हम गांव और जंगल के बीच एक मजबूत बाड़ बना दें और कुछ खास पौधे उगाएं जो जंगली जानवरों को पसंद हों तो वे गांव में नहीं आएंगे। गांव वालों को यह विचार पसंद आया। उन्होंने तुरंत काम शुरू कर दिया। राजू खुद दिन रात मेहनत करके बाड़ बनाने में लग गया। नेवला यह सब देख रहा था और बहुत खुश था कि राजू अब सच में बदल चुका है, लेकिन उसने सोचा कि उसे एक आखिरी परीक्षा देनी चाहिए। एक रात नेवला राजू के पास गया और बोला, अगर तुम चाहो तो तुम इस समस्या को जल्दी हल कर सकते हो। राजू ने पूछा, कैसे? नेवला बोला, अगर तुम जंगल के कुछ जानवरों को मार दो तो वे डरकर गांव में आना बंद कर देंगे। राजू कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, नहीं नेवले, यह सही तरीका नहीं होगा। हमें ऐसा समाधान निकालना चाहिए जिससे सभी को फायदा हो, न कि किसी की जान ली जाए। यह सुनकर नेवला बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अब राजू सच में बदल चुका है। कुछ महीनों के भीतर राजू और गांव वालों की मेहनत रंग लाई। बाड़ पूरी तरह बन गई और खास पौधे उगाए गए। जंगली जानवर अब गांव में नहीं आते थे और गांव की फसलें सुरक्षित हो गई थीं। गांव के लोग राजू की तारीफ करने लगे।
अब वे उसे फिर से एक अच्छा इंसान मानने लगे थे। मोहन भी बहुत खुश था। उसने राजू से कहा, अब मैं कह सकता हूं कि तुम सच में मेरे सच्चे दोस्त बन चुके हो। नेवला अब गांव छोड़कर जंगल की ओर बढ़ चला। उसने सोचा कि उसका काम यहां खत्म हो चुका है, लेकिन उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि अभी भी दुनिया में बहुत से लोग हैं जो सही और गलत के बीच का फर्क नहीं समझते। राजू अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने मेहनत, ईमानदारी और सेवा का महत्व समझ लिया था। गांव के लोग उसे फिर से पसंद करने लगे थे और मोहन ने उसे अपना सच्चा दोस्त मान लिया था। लेकिन जीवन इतना सरल नहीं होता। जब एक समस्या हल होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। कुछ महीनों बाद गांव में एक नई परेशानी खड़ी हो गई। पास के दूसरे गांव का एक क्रूर जमींदार सोमराज इस गांव की उपजाऊ जमीन पर कब्जा करना चाहता था। वह बहुत चालाक और निर्दयी था। उसने अपने गुंडों को भेजकर गांव वालों को डराने की कोशिश की। गांव के लोग घबरा गए। वे जानते थे कि सोमराज पैसे और ताकत के बल पर कुछ भी कर सकता है। कई लोगों ने सोचा कि गांव छोड़ देना ही सबसे अच्छा होगा। मोहन और राजू यह देखकर बहुत दुखी हुए। मोहन ने कहा, हम इतने वर्षों से यहां रह रहे हैं, हम अपनी जमीन छोड़कर नहीं जाएंगे। राजू ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल नहीं, हमें अपनी जमीन की रक्षा करनी होगी। लेकिन वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि यह काम कैसे किया जाए। सोमराज के पास ताकत और पैसे दोनों थे, जबकि गांव वालों के पास बस मेहनत और ईमानदारी थी। इसी बीच नेवला जंगल में था। वहां उसे एक तोता मिला जो बहुत घबराया हुआ था। नेवले ने पूछा, क्या हुआ तोते भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? तोते ने कहा, पास के गांव में एक जमींदार लोगों को परेशान कर रहा है। वह उनकी जमीन हड़पना चाहता है। नेवला चौकन्ना हो गया। उसने पूछा, कौन सा गांव? तोते ने जवाब दिया, वही गांव जहां तुमने राजू को सही रास्ता दिखाया था। नेवले को यह सुनकर झटका लगा। उसने सोचा, क्या राजू फिर से किसी मुसीबत में पड़ गया? वह तुरंत गांव की ओर चल पड़ा। नेवले ने गांव में आकर देखा कि लोग बहुत डरे हुए थे। कई लोग अपना सामान समेटकर गांव छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। नेवला सीधे राजू और मोहन के पास पहुंचा। नेवला बोला, मैंने सुना कि कोई तुम्हारे गांव पर कब्जा करना चाहता है, क्या यह सच है? राजू ने उदास स्वर में कहा, हाँ नेवले, हम नहीं जानते कि हम इस समस्या से कैसे निपटें। नेवले ने मुस्कुराकर कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ताकत और पैसा हमेशा जीत की गारंटी नहीं होते। अगर हम चालाकी और एकता से काम लें तो किसी को भी हरा सकते हैं। मोहन ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? नेवले ने कुछ सोचा और फिर कहा, हमें सोमराज को उसकी ही चाल में फंसाना होगा। नेवले ने गांव वालों को एक साथ बुलाया और अपनी योजना बताई। सोमराज सोचता है कि हम कमजोर हैं, इसलिए वह हमसे जो चाहेगा छीन लेगा। लेकिन अगर हम उसे दिखाएं कि इस गांव की जमीन में कोई रहस्यमयी शक्ति है, तो वह खुद ही यहां से भाग जाएगा। राजू ने पूछा, कैसे? नेवले ने समझाया, हम अफवाह फैलाएंगे कि इस गांव की जमीन पर एक प्राचीन रक्षक की आत्मा रहती है, जो इसे किसी भी बाहरी व्यक्ति से बचाती है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति इस पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो वह गंभीर संकट में पड़ जाएगा। गांव वालों को यह विचार थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वे जानते थे कि कोई और रास्ता नहीं था। गांव वालों ने चारों ओर खबर फैलानी शुरू कर दी कि इस गांव में एक प्राचीन आत्मा रहती है, जो किसी भी अजनबी को यहां बसने नहीं देती। उन्होंने कुछ खास पेड़ों के पास सफेद कपड़े लटका दिए ताकि वे भूतिया लगें। नेवले और उसके दोस्तों ने रात में अजीब अजीब आवाजें निकालनी शुरू कर दी। कभी कोई चीखता, कभी कोई फुसफुसाता। गांव में हलचल मच गई। धीरे धीरे यह अफवाह सोमराज तक पहुंच गई। उसके आदमी जब गांव में आते तो वे रहस्यमयी चीजें देखने का दावा करने लगे। किसी को लगता कि कोई पेड़ों के पीछे छिपकर उन्हें देख रहा है, तो किसी को हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती। सोमराज को पहले तो लगा कि यह सब बकवास है, लेकिन जब उसके कुछ भरोसेमंद आदमी भी डर कर लौटने लगे तो उसे शक होने लगा। एक रात नेवले ने अपनी योजना का आखिरी चरण शुरू किया। गांव के एक बुजुर्ग को पहले से तैयार कर लिया गया था। जब सोमराज अपने आदमियों के साथ गांव में आया तो वह बुजुर्ग जोर जोर से चिल्लाने लगे, रुको। उसी समय नेवला और उसके दोस्त झाड़ियों में छिपकर अजीब आवाजें निकालने लगे। पेड़ों के पीछे छिपे कुछ गांव वालों ने सफेद कपड़े हिलाने शुरू कर दिए। सोमराज के आदमियों की हालत खराब हो गई। वे घबराकर भागने लगे। सोमराज ने जब यह सब देखा तो उसे भी डर लगने लगा। उसे यकीन हो गया कि इस गांव की जमीन पर सच में कोई दैवीय शक्ति है। वह बिना कुछ कहे भाग निकला और फिर कभी इस गांव की तरफ मुड़कर नहीं देखा। अगली सुबह जब गांव वालों को पता चला कि सोमराज डर कर भाग गया है,
तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने नेवले, राजू और मोहन को धन्यवाद दिया। मोहन ने नेवले से कहा, तुमने फिर से हमें बचा लिया। राजू ने भी सिर झुकाकर कहा, अब मैं समझ गया हूं कि असली ताकत दिमाग और एकता में होती है, न कि पैसे और हिंसा में। नेवले ने मुस्कुराकर कहा, यही तो मैंने तुमसे पहले भी कहा था राजू। लेकिन याद रखना, जीवन में हमेशा नई चुनौतियां आती रहेंगी। असली जीत वही होती है जब हम बिना लालच और डर के उनका सामना करें। गांव वालों ने मिलकर एक बड़ा उत्सव मनाया। सबने मिलकर यह तय किया कि अब से वे कभी किसी से डरेंगे नहीं और हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। अब नेवले को लगने लगा कि उसका काम यहाँ पूरा हो चुका है। उसने सोचा, अब मुझे किसी और गांव, किसी और इंसान की मदद के लिए जाना होगा। नेवला गांव छोड़कर जंगल की ओर बढ़ चुका था। उसने अपना काम पूरा कर लिया था। राजू को सही रास्ता दिखाना, गांव वालों को एकता का पाठ पढ़ाना और एक क्रूर जमींदार को हरा देना। लेकिन उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। जंगल में चलते हुए नेवला सोच रहा था कि अब उसे कहाँ जाना चाहिए। तभी उसे पास के एक गांव से शोर सुनाई दिया। उसने ध्यान से सुना तो लगा कि कोई झगड़ा हो रहा है। नेवला उस गांव की ओर बढ़ा और देखा कि वहां दो भाई, रामलाल और श्यामलाल, अपनी पुश्तैनी जमीन को लेकर झगड़ रहे थे। उनका झगड़ा इतना बढ़ गया था कि गांव वाले भी दो हिस्सों में बंट गए थे। नेवले ने सोचा, अगर इस झगड़े को अभी नहीं रोका गया तो यह गांव भी बर्बाद हो जाएगा। रामलाल और श्यामलाल दोनों बहुत गुस्से में थे। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी जमीन का बंटवारा होना था, लेकिन दोनों को यही लग रहा था कि दूसरे को ज्यादा मिल रहा है। रामलाल चिल्लाया, मैं बड़ा हूं, इसलिए मुझे ज्यादा जमीन मिलनी चाहिए। श्यामलाल बोला, बड़ा होने से क्या होता है, मैंने भी तो उतनी ही मेहनत की है। गांव के लोग उनकी बातें सुन रहे थे, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकाल पा रहा था। नेवला जानता था कि सीधी सलाह देने से कुछ नहीं होगा। उसने एक योजना बनाई। रात को जब सब सो रहे थे, नेवले ने अपने कुछ पशु मित्रों की मदद से खेतों में हलचल मचा दी। कुछ जगह जमीन खोद दी, कुछ जगह अनाज बिखेर दिया। अगली सुबह जब रामलाल और श्यामलाल अपने खेतों में गए तो वे चौंक गए। रामलाल ने चिल्लाया, श्याम देखो, किसी ने हमारी फसलें बर्बाद कर दी। श्यामलाल ने भी देखा और कहा, यह किसने किया। गांव वाले भी वहां आ गए और सब हैरान थे। तभी नेवला धीरे से वहां पहुंचा और बोला, यह तो बहुत बुरा हुआ, अब तुम्हारी जमीन का कोई मतलब नहीं रह गया। रामलाल और श्यामलाल ने उदास होकर अपनी जमीन की ओर देखा। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वे जिस चीज को लेकर झगड़ रहे थे, अगर वह ही बर्बाद हो जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। रामलाल ने श्यामलाल की ओर देखा और कहा, हम अपनी जमीन को बचाने के बजाय इसे लेकर लड़ते रहे। अगर हमने पहले ही समझदारी से इसे संभालने की सोची होती तो यह हाल नहीं होता। श्यामलाल ने सिर झुकाया और कहा, हमें साथ मिलकर इस जमीन की देखभाल करनी चाहिए थी, न कि इसे बांटने की बात करनी चाहिए थी। गांव वालों ने भी राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि अब गांव में शांति लौट आएगी। रामलाल और श्यामलाल ने मिलकर जमीन को फिर से उपजाऊ बनाने का फैसला किया। गांव वालों ने भी उनकी मदद करने की कसम खाई। नेवले ने यह सब देखा और मुस्कुराया। उसने मन ही मन सोचा, अब मेरा काम सच में पूरा हो गया। इस तरह नेवले की सीख पूरी हुई। उसने न केवल राजू को बदलने में मदद की, बल्कि गांव वालों को एकता का महत्व भी सिखाया। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।